याद है आपको 16 दिसंबर 2012 की वो घटना, जिसके बाद दिल्ली उबल पड़ी थी। युवा राजधानी की सड़कों पर थे और सरकार बैकफुट पर। आक्रोश उफान पर पहुंच गया तो सरकार ने पानी के फव्वारे छोड़े, और जब पानी के फव्वारों से गुस्सा काबू में नहीं आया तो घोषणाओं के गोले दागे गए। कहा गया, हम दिल्ली को बदल देंगे। 16 दिसंबर 2012 के बाद 1 साल बीत चुका है। आखिर कितनी बदली दिल्ली? आज हकीकत क्या है, हमने जानने की कोशिश की कि दिन के उजाले में चमचमाने वाली दिल्ली की रात की तस्वीर कैसी है। जगह मुनीर का, थाना बसंत विहार, समय रात 8 बजे। यही वो जगह है जहां से दामिनी ने अपने घर जाने के लिए बस पकड़ी थी, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंची, क्योंकि बस के अंदर ही दरिंदों ने उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया और दरिंदगी इस हद तक पार कर गई कि कुछ ही दिनों बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई। यहाँ पर फिलहाल सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं। बाकायदा दिल्ली पुलिस के जवान भी हैं और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान भी हैं, जो कि बसों की सुरक्षा के लिए बाकायदा बसों की चेकिंग भी कर रहे हैं। मुनीरका के बाद हम आगे बढ़े। यहाँ पुलिस हरकत में दिखी। जगह नांगलदेव, थाना बसंत विहार, समय रात 9 बजे। सभी ठीक है गाड़ी में, किसी को कोई समस्या? महिलाएं सब सुरक्षित हैं? ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान पूछ रहे हैं, ड्राइवर का नाम पूछा जा रहा है, बाकायदा महिलाओं से ये पूछा जा रहा है कि क्या वो बसों के अंदर सुरक्षित हैं। आप देख सकते हैं कि इस बस में किस तरीके से बस खचाखच भरी हुई है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने 16 दिसंबर के बाद जो भी इंतजाम किए थे, दिल्ली पुलिस उन पर कम से कम आज 16 दिसंबर को 1 साल बाद तो जरूर जो है लगातार चेकिंग करती हुई दिख रही है और ये पूछती हुई दिख रही है कि आप सुरक्षित हैं कि नहीं। यहाँ से हम पहुंचे अपनी तफ्तीश के अगले पड़ाव पर। जगह महिपालपुर, थाना बसंत कुंज, समय रात 9:15 बजे। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर इधर जो है एयरपोर्ट है और ये सड़क सीधे एयरपोर्ट के लिए भी जाती है, जयपुर के लिए भी जाती है और रास्ते में गुड़गांव को भी कनेक्ट करती है। लेकिन धौला कुआं से लेकर के यहाँ तक के सफर में हमें कहीं भी पुलिस बैरिकेडिंग या सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं दिखाई दिए। हाँ, इक्का दुक्का PCR वैन जरूर नजर आई, लेकिन वो सुरक्षा के लिए काफी नहीं थी। अब हमने रुख किया धौला कुआं का। जगह धौला कुआं, थाना धौला कुआं, समय रात 10 बजे। हमने जहाँ भी तफ्तीश की है, धौला कुआं पर भी इस समय जो है कुछ महिलाएं भी हैं जो अपने परिवार के साथ वेट कर रही हैं, लेकिन धौला कुआं में कहीं भी जो है पुलिस के जवान कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह से आपकी सुरक्षा राम भरोसे है। रात में भी दिल्ली की सबसे व्यस्त माने जाने वाली सड़क रिंग रोड पर सुरक्षा राम भरोसे दिखी। जगह मायापुरी, थाना मायापुरी, समय रात 10:15 बजे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मायापुरी बस स्टॉप है, लेकिन सुरक्षा यहाँ भी जीरो है। यहाँ पर भी कोई आपको पुलिस का जवान और किसी भी तरह का होमगार्ड का जवान आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। हमारी तहकीकात यहीं नहीं रुकी, हमने अपनी तफ्तीश जारी रखी। जगह एम्स, थाना कोटला मुबारकपुर, समय रात 10:30 बजे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। 2 बड़े हॉस्पिटल, एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल यहाँ पर है, साथ ही 2 मेडिकल कॉलेज, एम्स वो भी मेडिकल कॉलेज है, उसके अलावा सफदरजंग का अपना भी मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर अच्छी खासी तादाद में महिलाएं और महिला जो स्टूडेंट्स हैं वो रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम हमें नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली के पॉश और सुरक्षित माने जाने वाले इलाके लाजपत नगर में भी सुरक्षा के नाम पर सन्नाटा पसरा था। जगह लाजपत नगर, थाना लाजपत नगर, समय रात 11 बजे। यहाँ पर भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, कोई दिल्ली पुलिस का जवान यहाँ पर तैनात नहीं है। जिस तरीके के वादे किए गए थे, उन वादों में कहीं से भी दिल्ली पुलिस खरी नजर नहीं आ रही है।
लेकिन यहां से कुछ ही दूर आश्रम इलाके में पुलिस की मौजूदगी दिखाई दी। जगह आश्रम, थाना सनलाइट कॉलोनी, समय रात 11:30 बजे। आश्रम दिल्ली के सबसे व्यस्तम चौराहों में से एक है। ये सीधी सड़क जहां पर हम खड़े हैं ये फरीदाबाद के लिए जाती है और यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि यहाँ पर फरीदाबाद यानी हरियाणा और उसके अलावा उत्तर प्रदेश, मथुरा, आगरा और आपके भरतपुर, इन जिलों के लिए, यहाँ से राजस्थान के जो जिले हैं वहाँ के लिए भी यहाँ से बसें निकलती हैं और यहाँ पर जो है सुरक्षा के इस समय पुख्ता इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। रात के अंधेरे में दिल्ली की सुनसान सड़कें, बसों का इंतजार करती महिलाएं, लोगों की घूरती निगाहें, दिखावे के लिए खड़ी ये पुलिस पिकेट और मीडिया को देखकर हरकत में आती दिल्ली पुलिस। आप खुद ही देख सकते हैं दिल्ली की सड़कों का हाल। शैलेंद्र सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो निर्भया को गए पूरा 1 साल बीत चुका है। इस 1 साल के बीच कैसी बदली दिल्ली, इसकी हकीकत जानने की कोशिश की लाइव इंडिया की टीम ने। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं मुनीर का बस स्टॉप पर, जहां मेरी सहयोगी आरती पांडे हमारे साथ खड़ी हैं। कुछ लोग हैं जहां पर बदलती हुई व्यवस्था के लिए मंगल कामना कर रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं। आरती, ये माना गया कि कानून सख्त हुए, लेकिन जरूरत है लोगों की सोच बदलने की। इस 1 साल के भीतर कितनी बदली आपको दिल्ली नजर आई, और वो मुनीर का बस स्टॉप जहां से पैगाम लिखा गया था उसकी मौत का, वहां पर कितना बदलाव आपको नजर आया? ज्योति, एकदम आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबसे बड़ी बात यह है कि मुनीरका के जिस बस स्टैंड पे हम खड़े हुए हैं वहां पर अधिकतर लोगों से हमारी बात हुई, खासकर उन लड़कियों से बात हुई जिन्हें यहाँ पर सुबह ही नहीं बल्कि रात को भी कई बार बसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। उनको नहीं लगता कि कानून सख्त हुआ है तो उससे कोई बदलाव आया है। भले ही पूरी घटना को 1 साल हो गया हो, लेकिन अभी भी जिस तरह का डर लोगों के दिलों में होना चाहिए, कानून का जिस तरह की डर लोगों के मन में होने की जरूरत है, वो अभी तक लोगों के दिलों में नहीं है। अभी भी दिन में भी यहाँ से लोगों को निकलते हुए, सिर्फ यही नहीं बल्कि दिल के अधिकतर इलाके हैं जहाँ से निकलते हुए लड़कियों के दिलों में डर होता है। और इसकी वजह यही है कि कानून सख्त बनाकर ही सरकार शायद अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, लेकिन जरूरी यही है कि महिला जो पुलिसकर्मियां हैं उनकी तैनाती जगह पर होनी बहुत जरूरी है। जिस तरह के सुरक्षा के इंतजाम पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रही है दिल्ली के कई इलाकों में, जाहिर सी बात है कि हर एक चेक पोस्ट पर पुलिस की तैनाती है। हर एक अंधेरे वाली जगह पर, जिस बस स्टैंड पर रोशनी का इंतजाम नहीं है वहाँ पर भी एक सिपाही तैनात है। तो आखिर इस तरह के सुरक्षा इंतजाम पूरे साल क्यों नहीं होते? अगर ये पिछले 2 दिनों में इस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं तो पूरे साल इस तरह के इंतजाम हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। यानी कि कानून सख्त भले ही किया गया हो, लेकिन अभी भी लोगों में डर नहीं है और जाहिर सी बात है कि अभी भी बहुत सी कमियां हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पर मुनीरका के बस स्टैंड पे बहुत से लोग यहाँ पर सुबह से ही जुटने शुरू हो गए थे और यहाँ पर जो स्थानीय विधायक है हरीश शर्मा, उनकी तरफ से एक यहाँ पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। सुबह से ही एक यहाँ पर हवन आयोजित किया गया था। उनको लगता है कि क्योंकि इसी बस स्टैंड से निर्भया और उसके दोस्त ने 16 दिसंबर 2012 की रात यहीं से बसी थी, तो कहीं न कहीं जैसे कि आप बता रहे हैं इस इलाके के विधायक अजय कुमार ने इस पूजा का आयोजन किया है, लेकिन अगर संभव हो सके क्या वो यहाँ पर मौजूद है? क्या उनसे बातचीत हो सकती है कि उनकी क्या रणनीति है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि इलाके की जनता ने उन्हें चुना है? जी बिल्कुल, हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। स्थानीय विधायक है अनिल शर्मा। अनिल शर्मा जी, इस इलाके में क्योंकि ये जो पूरा इलाका है अब आपके क्षेत्र में आता है, पहले यहाँ से कांग्रेस की विधायक थी बरखा सिंह, लेकिन अब यहाँ से जनता ने बीजेपी के उम्मीदवार को चुना है। आप यहाँ से विधायक हैं, आप अपने इलाके में सुरक्षा को लेकर क्या करेंगे? क्योंकि आरोपी भी इसी इलाके से और यहाँ जो घटना हुई वो भी आपके इलाके में। बहुत शर्मनाक घटना हुई थी हमारे इलाके में और उसका पूरे दिल्ली में और देश में उसका बहुत दुख था। और वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन जो यहाँ से पहले विधायिका थी, वो वुमेन की कमीशन की चेयरपर्सन भी थी, परंतु उन्होंने महिलाओं के लिए कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया। मैं बताना चाहता हूँ, अगर ऐसा अत्याचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और मैं यहाँ से जो विधायक हूँ लगातार इसके खिलाफ कोशिश करता रहूंगा।
जहाँ जहाँ पुलिस के साथ मिलकर बात करके सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, उन सीसीटीवी कैमरे को लगवाया जाएगा, जिससे कि आरकेपुरम में कहीं ऐसी घटना की कोशिश भी की जाती है तो उसके सारी चीजें सामने आ सके। और दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी हमेशा अभी भी यहाँ पर पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में तैनाती हो पाई है। पुलिस बल अपनी तरफ से कोशिश पूरे करता है, परंतु महिला सुरक्षा बल की कमी है। महिला पुलिस कर्मचारी सिर्फ 7% है। हम चाहते हैं उनकी भर्ती 30% तक हो। बिल्कुल आरती विराट साहब को हम सुन रहे हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। तो ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। मुंबई से मेरे सहयोगी अशोक शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, दिल्ली में हुई इस गैंग रेप निर्भया को गए हुए पूरे साल बीत चुका है। ऐसे में मुंबई में किस तरह का माहौल आपको दिखाई दे रहा है? ये कितना परिवर्तन नजर आ रहा है इस एक साल के भीतर? बिल्कुल ज्योति, परिवर्तन थोड़ा सा हुआ है। मेरे पास इस समय संत बाबा गौड़ी कॉलेज के पास यंग जनरेशन की लड़कियां हैं जो आज अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इनका मकसद क्या है। ये बताइए कि निर्भया आज के दिन बलात्कार हुआ था, बहुत निर्मम, पूरे देश में क्या विदेश में इसकी आलोचना हुई थी। जब से बलात्कार हुआ है तब से जो पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतजाम किए, आप में कुछ परिवर्तन लगता है? हाँ, थोड़ा सा तो परिवर्तन है, पर अगर हम लोग देखने जाए इतना परिवर्तन नहीं है। आजकल हम लोग देखेंगे हर एक न्यूज़पेपर में आता है कि आज ये लड़की के साथ बलात्कार हुआ, इसके साथ मोलेस्टेशन हुआ, हमेशा का रहता है। तो पुलिस का भी उतना फोर्स नहीं पड़ता है जितना होना चाहिए। आप यंग जनरेशन में शहर में घूमती हैं, क्या अब आपको लगने लगा है कि मुंबई ने जो सिस्टम शुरू किए थे सीसी कैमरे लगाने के लिए और ट्रैकिंग सिस्टम, उससे आप खुश हैं या कुछ और होना चाहिए? थोड़ा बहुत तो हूँ खुश, बट इतना भी नहीं। जितना हम लोग को सेफ्टी चाहिए उतना सेफ्टी अभी तक नहीं है। हम सोचते हैं कि हम लोग को सेफ्टी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि निर्भया के बाद जो है जो सिस्टम में बदलाव आया है, बदलाव में कुछ अभी कमियां रह गई हैं या आप उस बदलाव से संतुष्ट हैं? बदलाव में थोड़ी बहुत तो भी कमियां रह ही चुकी है। अगर हम इसकी सजा थोड़ी सख्त कर दे तो शायद सामने वाला जो गुनाह ये करने वाला है वो भी उस सजा से डरे। कहीं ना कहीं हमें खुद को ही यूथ को ही पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना होगा एक लड़की की तरफ देखने का। बिल्कुल अशोक, इन्होंने बिल्कुल सही बात है, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना होगा। वाकई एक व्यवस्था बदलाव के साथ साथ सोच में बदलाव की भी जरूरत है। उस सोच में बदलाव को कितना महसूस कर रहा है ये समाज? जी बिल्कुल, इन्हें से जानने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए, आपने कहा कि सोच में बदलाव की जरूरत है। क्या अब जो बदलाव था, जो लोगों का 1 साल पहले देखने का लड़कियों का नजरिया था, उसमें कुछ बदलाव में परिवर्तन आपको ऐसा दिख रहा है कि लोगों के अंदर डर है कि अगर वो छेड़ते हैं तो उनको सजा मिलेगी? किसी में कोई डर नहीं है। आज भी सरेआम कितनी लड़कियों के साथ कितनी बदतमीजी होती है। अगर इसके मामले में अगर हम कोई थोड़ी सजा कर दे जो थोड़ी सख्त है, तो करने वाला भी जो गुनाह ये करता है वो भी थोड़ा सोच में आ जाएगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और बेसिकली सजा भी सख्त करने से कुछ नहीं होने वाला, हमें खुद पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना चाहिए लड़कियों की तरफ देखने का। बिल्कुल, हमें अपनी सोच चेंज करनी चाहिए। सोच में बदलाव की एक बड़ी जरूरत को महसूस किया जा रहा है। अगर हम समाज को बदलना चाहते हैं तो सोच बदलनी रहने बहुत जरूरी है। अशोक, आप मेरे साथ बने रहिए। दिल्ली से आरती पांडे हमारे साथ बनी हुई है। मेरे दोनों सहयोगी इस खास मुद्दे पर बातचीत के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इस बीच रुकेंगे, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं जल्द। डर लगा ही रहता है। जब है समाधान फिर क्यों है परेशान, आओ अशोक क्लिनिक होके विवाह जीवन के। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, दिल्ली। टेस्टिंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाया है लंबा, काला और घना। टेस्टिंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। लगा ही रहता है, डर लगा रहता है, खौफ अभी बाकी है। जी हाँ, डर और खौफ को ही कम करने की जरूरत है।
वादे तो तमाम होते हैं, लेकिन हकीकत इससे परे है। देश में और कोई निर्भया दरिंदों की शिकार न बने, इसके लिए कई तरह से कठोर कानून बनाए गए, कई पहल भी की गई। क्या है वो पहल, डालते हैं उस पर भी एक नजर। फरवरी 2013 में दिल्ली के जिला न्यायालयों में 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई, जहां इस तरह के मामलों को जल्दी निपटाया जाए और दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान कर उन्हें सजा दी जाए। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। यौन अपराधों से जुड़े कानून में बदलाव के लिए क्रिमिनल लॉ बिल संशोधित कर उसे पारित किया गया। एसिड अटैक और स्टॉकिंग को आईपीसी के तहत लाया गया। एसिड अटैक में अधिकतम सजा उम्र कैद रखी गई। रेप केस में अधिकतम सजा फांसी की गई। नौ दिसंबर 2013 को ऑफिस में महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने और कामकाज का माहौल सुरक्षित बनाने के लिए कानून कड़ा किया गया। तो दिल्ली के वसंत विहार इलाके में 16 दिसंबर को हुई उस घटना ने न केवल राजधानी ही बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सड़कों पर उतरे हर युवा की यही मांग थी कि निर्भया को इंसाफ मिले। आखिरकार कोर्ट ने 13 सितंबर 2013 को निर्भया के चारों आरोपियों को मौत की सजा सुना दी। वसंत विहार इलाके में चलती बस में गैंगरेप की वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दिल दहला देने वाली इस घटना के विरोध में देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी आवाज उठी। पीड़ित लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और 13 सितंबर 2013 को साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 आरोपियों विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश कुमार को फांसी की सजा सुनाई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें से एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं एक नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 3 साल की सजा सुनाई। कुल 130 सुनवाई, अभियोजन पक्ष के 85 गवाह, बचाव पक्ष के 17 गवाह। 130 दिन तक चली सुनवाई के बाद 3 सितंबर को अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस ने कई साइंटिफिक एविडेंस कोर्ट में पेश की। इनमें सबसे खास थे गुनाह के 3 सबूत। सबूत नंबर 1, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट। बस की सीट कवर से मिले बाल के गुच्छे और बस से बरामद चीजों की डीएनए प्रोफाइल से साफ हो गया कि इस बस का इस्तेमाल गुनाह के लिए किया गया था और गिरफ्तार किए गए आरोपी इस दौरान बस में मौजूद थे। सबूत नंबर 2, पीड़ित का मौत से पहले का बयान। वारदात के शिकार 23 साल की उस लड़की ने एसडीएम और पुलिस को दिए गए बयान में घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी थी। इतना ही नहीं, उसने आरोपियों के बारे में भी काफी जानकारी दी थी। सबूत नंबर 3, पीड़ित लड़की के दोस्त का बयान। पीड़ित लड़की के दोस्त ने पुलिस और अदालत के सामने वारदात में शामिल आरोपियों की पहचान की। उसने कोर्ट को उस रात का पूरा वाकया बताया। 4 आरोपियों के खिलाफ धारा 376 2G यानी गैंगरेप, धारा 302 यानी हत्या, धारा 360 यानी हत्या का प्रयास, धारा 394 यानी लूट और चोट पहुंचाने समेत कई और संगीन धाराओं के तहत सजा हुई। इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में भी अपील हुई। रवि जल्होत्रा के साथ पंकज शर्मा, लाइव इंडिया। तो 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजाए मौत की सजा सुनाई।
अब ये कानूनी प्रक्रिया लंबी है, लेकिन मेरे दोनों सहयोगी अशोक हमारे साथ मुंबई से और आरती हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। आरती, आप भी एक महिला है और मैं भी। ऐसे में आज भी वाकई जब भी हम घर से निकलते हैं तो खौफ हमें भी लगता है, डर हमें भी लगता है कि न जाने जिस राह से हम निकले वहाँ कब क्या हो जाए। ऐसे में अगर तमाम महिलाओं की हम बात करें, वादे बहुत बड़े बड़े हुए लेकिन वो जमीनी हकीकत से परे नजर आते हैं। ज्योति, एकदम आपने सही कहा। अगर हम दिल्ली की इस गैंगरेप की घटना को देखें तो इस घटना ने जिस तरह से संसद को हिला दिया, पूरे देश को हिलाकर रख दिया, और जिसके बाद इस घटना के बाद जिस तरह से पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की, पूरे मामले को लेकर 18 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी गई और 1 साल के भीतर ही फास्ट ट्रैक अदालत ने भी इसमें फैसला सुना दिया। इसकी तेजी से अभी तक किसी दूसरे मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही गौर करने वाली बात यह है कि सरकार ने एक सख्त कानून बना जरूर दिया है, लेकिन कहीं न कहीं उसका डर लोगों के दिलों तक नहीं पहुंचा है, और शायद वो डर नहीं पहुंचा इसी की वजह से आज भी अगर गली मोहल्ले में या कहीं बाहर महिलाएं निकलती हैं तो शायद इसी वजह से लड़के आज भी उनको छेड़छाड़ करने से या उनको परेशान करने से नहीं डरते, क्योंकि वो डर जो पहुंचना चाहिए लोगों के भीतर वो नहीं पहुंच पाए हैं। और यहाँ पर हम आपको बताएं कि यहाँ पर जिस तरह से प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है, बहुत सी यहाँ पर महिलाएं भी हैं और उनको लगता है कि वाकई सख्त कानून जरूर बना है, लेकिन वाकई जिस तरह का डर लोगों में होना चाहिए वो नहीं था। मैम, आपसे बात करना चाहेंगे, आपको लगता है कि लोगों के डर अभी तक लोगों के दिलों में वो डर नहीं पहुंचा है सख्त कानून का, शायद इसी की वजह से घटनाएं ना रुकी है और आगे शायद रुकना भी मुश्किल होगा? उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर फांसी सजा हो जाती है लेकिन आगे अपील कर देते हैं, उसकी वजह से फिर डिले हो जाते हैं। 1 साल हो गया, अभी तक फिर सजा नहीं मिली है। जी, आपको भी लगता है कि आज भी अगर आप बाहर निकलती हैं या आपकी बेटियां बाहर निकलती हैं तो आपको लगता है कि डर कहीं लोगों में नहीं है? छेड़छाड़ की घटनाएं भी होती है, परेशान करने की घटनाएं भी होती है, और होती है तो क्यों? यही सबसे ज्यादा जरूरी कारण है। मैं भी इतनी देर से यही सोच रही थी कि सभी लोग कुछ न कुछ बोल रहे हैं, पर सख्त से सख्त कानून बना जाए इसके लिए तो सभी लोग कहते हैं, पर उसके बाद भी हमारे सामने जब से ये घटना घटी है और 1 साल में इसमें बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल, आज कड़े कानून हुए लेकिन इस तरह की घटनाएं बड़ी है, या ये कहें कि लोग जागरूक हुए और इसीलिए अब इस तरह के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ कदम उठाया जाता है, शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, मुंबई एक ऐसी नगरी जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती थी, अगर पिछले दिनों का क्राइम ग्राफ उठाकर देखा जाए तो ये ग्राफ तेजी से बढ़ा है। जी बिल्कुल सही आपने कहा। पिछले 8 महीने में करीब 229 बलात्कार की घटनाएं पूरे मुंबई शहर में घटी हैं। जानने की कोशिश करते हैं महिलाओं से कि क्या उनमें कुछ परिवर्तन दिखा है या घर से निकलते तो उनको क्या लगता है। आपसे जानना चाहेंगे कि एक समय था जब आप लोग एकदम निर्भर होकर के घर से निकलती थी, अभी निर्भया के बाद अभी मुंबई का ग्राफ की बात करें तो 8 महीने में 229 बलात्कार की घटनाएं, कहीं न कहीं कुछ कमियां रह गई हैं। सिस्टम मतलब जो है सीसीटीवी सब लगाए हैं बट वो वर्क ही नहीं करते, बोलते सीसीटीवी यहाँ है वहाँ है, बट वो बंद रहते हमेशा बहुत टाइम। और हम सोचते हैं बलात्कार से मतलब जो शॉर्ट कपड़े डालते हैं उनके ऊपर ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ 6 साल की बच्ची हो या 60 साल की बूढ़ी, बलात्कार हर किसी के भी ऊपर होता है। बिल्कुल, बलात्कार हर किसी के साथ हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो बुजुर्ग ही क्यों ना हो या मासूम नन्ही बच्ची क्यों ना हो। लेकिन कैसे चली कोर्ट में निर्भया के इंसाफ की ये पूरी लड़ाई, देखते हैं। 16 दिसंबर 2012 को 23 साल की मेडिकल की छात्रा निर्भया के साथ एक प्राइवेट बस में गैंगरेप हुआ। ये आज की ही मनहूस तारीख थी। 1 साल पहले देश की बेटी के साथ बलात्कार हुआ था और देश की ऐसी कई बेटियों के साथ उसके बाद भी बलात्कार हुए। वहीं 17 दिसंबर 2012 को पुलिस ने 5 आरोपियों को राम सिंह, मुकेश, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और एक नाबालिग की तलाश शुरू की। अपनी तलाश को तेजी से आगे बढ़ाते हुए जल्द ही पुलिस ने 18 दिसंबर 2012 को 6 में से 4 दरिंदों को धर दबोचा, यानी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं 20 दिसंबर 2012 को निर्भया के दोस्त ने बयान दर्ज कराया और 21 दिसंबर 2012 को आनंद विहार बस अड्डे से नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। ये वही नाबालिग आरोपी था जिसने सबसे ज्यादा इस घटना में क्रूरता दिखाई थी। 22 दिसंबर 2012 को छठा गुनहगार अक्षय ठाकुर, ये आखिरी था जिसे बिहार के औरंगाबाद से गिरफ्तार कर सफदरजंग अस्पताल में निर्भया ने एसडीएम के सामने बयान भी दिया था। वहीं 26 दिसंबर 2012 को निर्भया को दिल का दौरा पड़ने के बाद सरकार ने उसे सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 29 दिसंबर 2012 को सुबह 2:15 पर सिंगापुर में ही निर्भया की मौत हो गई। पुलिस ने इसके बाद
एफआईआर में हत्या की धाराएं भी जोड़ दी। 3 जनवरी 2013 को पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। चार्जशीट में हत्या, गैंगरेप, अपहरण, आत्मघातिक दुष्कर्म और लूट की धाराएं मामले दर्ज करते हुए आरोपियों को सजा दिलवाई। 7 जनवरी 2013 को कोर्ट ने सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग के आदेश दिए। 17 जनवरी 2013 में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। 2 फरवरी 2013 में 5 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने तय किए आरोप और उसके बाद 9 महीने की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपियों को सजाए मौत सुनाई फास्ट ट्रैक कोर्ट ने। अगस्त 2013 को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी फैसला आया। 10 सितंबर 2013 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 आरोपियों को गुनहगार करार दिया। 13 सितंबर 2013 को चारों गुनहगारों को सजाए मौत सुनाई गई। 7 अक्टूबर 2013 को चारों गुनहगारों ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। और आरती और अशोक हमारे साथ बने हुए थे, आप दोनों का शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। लाइव इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। लगाई रहते। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया सिर्फ लाइव इंडिया पर। दिसंबर की वारदात का 1 साल पूरा, परिवार समेत लोगों ने निर्भया को दी श्रद्धांजलि। मुनीरका में हवन, सवाल आज भी बरकरार, दिल्ली में कितनी सुरक्षित है महिला? यौन उत्पीड़न केस में जस्टिस गांगुली की बढ़ सकती है मुश्किलें। इंटर्न का एक अखबार को बयान, गलत नीयत से गांगुली ने छुआ, होटल का कमरा शेयर करने का दिया प्रस्ताव। अन्ना के अनशन का आज 7वां दिन, आज भी पास नहीं हो पाएगा लोकपाल बिल। शीश राम ओला के निधन के चलते दोनों सदन की कार्यवाही होगी स्थगित। दिल्ली में बढ़े राष्ट्रपति शासन लगने के आसार, आपके सवालों का कांग्रेस कल देगी जवाब। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव को आज मिल सकती है जेल से छुट्टी, सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है जमानत। आज से 3 दिनों की हड़ताल पर महाराष्ट्र के 50,000 दवा दुकानदार एफडीए के रवैये से नाराज, बढ़ सकती है मरीजों की मुश्किलें, नेस्मा के तहत सरकार कर सकती है कार्रवाई। और दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने सितम ढहाना शुरू किया, कोहरे की वजह से रफ्तार हुई धीमी, कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम।
दिल्ली की मुनीरका में निर्भया की याद में हवन किया गया। 16 दिसंबर गैंग रेप की घटना मुनीरका के पास ही बसंत विहार में हुई थी। लोगों ने निर्भया को श्रद्धांजलि दी और उसके लिए इंसाफ की कामना की। आज से ठीक 1 साल पहले गैंग रेप की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इस घटना की याद